हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए हिंदी की क्लास लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड व यानी यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। देखिए, खड़ी बोली आती है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और उपभाषा क्या होती है? देखिए, किसी बोली में जब साहित्य रचा या फिर लिखा जाता है और बोली का क्षेत्र सूक्ष्म न होकर विस्तृत हो जाता है तो उसे कहा जाता है उपभाषा। और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और देखिए, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास कहाँ से हुआ है, पूछा जा सकता है। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से। और इस हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की? पहली है आपकी कौरवी, दूसरी है ब्रिज भाषा, तीसरी है हरियाणवी, चौथी है आपकी बुंदेली और पांचवी है कन्नौजी। 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, कौरवी, ब्रिज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। और देखिए, बात करें कौरवी की तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। कौरवी या फिर इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। और इस भाषा का मूल नाम था कौरवी और साहित्य भाषा बनने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? खड़ी बोली पड़ा था। और खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है सर हिंदी खड़ी बोली का अन्य नाम है। और ब्रिज भाषा की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की ये प्रमुख बोली है ब्रिज भाषा। और देखिए, हरियाणवी बोली को क्या कहा जाता है? बांगरू भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, बांगरू भी कहा जाता है हरियाणवी बोली को। और बुंदेली बोली ये कहाँ पर बोली जाती है? देखिए, झांसी, इसके अलावा ग्वालियर में बोली जाती है बुंदेली बोली। और कन्नौजी जो है ये कानपुर, इटावा व पीलीभीत में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो देखिए, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र जो कि एक संस्मरण संग्रह है और इसके रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मनोहर श्याम जोशी, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1933 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पर? अजमेर में हुआ था। और ये मूल रूप से कहाँ के थे? अल्मोड़ा के। मूल रूप से ये अल्मोड़ा के थे, लेकिन इनका जन्म हुआ था अजमेर में। और इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक व साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादक के रूप में कार्य किया। और मनोहर श्याम जोशी को क्याप नामक उपन्यास के लिए वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए, लखनऊ में 21 लखनऊ, इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र आदि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह है। और इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार संग्रह की बात करें तो इन साक्षात्कार संग्रह है इनका बातों बातों में और 21वीं सदी आदि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलज, सरोज, नीरज, ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन अम्बुद नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है इनमें से अम्बुद। अम्बुद के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? देखिए, धराधर,
वारिबाह, वारिधर, बादल, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, ये सभी अम्बुद के पर्यायवाची हैं। और कमल के पर्यायवाची जलद, सरोज, नीरज, इसके अलावा पदम, नलिन, राजीव, अरविंद, उत्पल और सरसिज, कंज, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो देखिए काव्य रचना कुकुरमुत्ता, इसके रचनाकार बताने हैं कौन है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी में मुक्तक छंद के, किस छंद के, मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और निराला जी के काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो इनका काव्य संग्रह कौन कौन सा है, देखिए परिमल, इसके अलावा गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, राम की शक्ति, पूजा, शिवाजी का पत्र, गर्म पकौड़ी और मास्को डायलॉग्स आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इनको आपको याद रखना है। और उपन्यासों की बात करें तो अप्सरा, जो कि वर्ष 1931 ईस्वी में, वर्ष 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो इनका उपन्यास है। इसके अलावा अलका, प्रभावती, निरूपमा और काले कारनामे और बिल्ले सुर बकरियां, ये सभी इनके उपन्यास हैं। और निराला जी को छायावाद का महेश भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। तो देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है इनमें से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका बंटी किस विधा की रचना है। तो देखिए आपका बंटी ये है आपके किस विधा की रचना, उपन्यास, ये उपन्यास है आपका बंटी। तो ये आपको याद रखना है, आपका बंटी उपन्यास प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी की रचना है। ये उपन्यास किसका है, मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है। और यह बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो देखिए बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, इसके लिए एक सटीक लोकोक्ति बतानी है। तो क्या हो जाएगा, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो कौन से कवि हैं जिनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माखन लाल चतुर्वेदी की कविताएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, इसलिए इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। और देखिए हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार वर्ष 1955 ईस्वी में माखन लाल चतुर्वेदी को इनकी काव्य रचना हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। किस रचना के लिए, हिम तरंगिनी नामक रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मामलों को नियमानुसार निपटाना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और टिप्पण क्या होता है, देखिए किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, उसे टिप्पण कहा जाता है। और टिप्पण को अंग्रेजी में नोटिंग कहा जाता है। और टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामलों को यथाशीघ्र निपटाना है। और संरचना की दृष्टि से टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाए तो संरचना की दृष्टि से टिप्पण होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा स्वर है जो कि मूल स्वर नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आई। आई जो है ये आपका मूल स्वर नहीं है। और मूल स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें कहा जाता है मूल स्वर। ये आपको याद रखना है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है तो उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। और कौन सा इसमें मूल स्वर नहीं है ये बताना था, तो री, ई और औ इसमें मूल स्वर है, लेकिन आई जो है ये मूल स्वर नहीं है। और हिंदी वर्णमाला में कुल मूल स्वरों की संख्या कितनी है,
4 है, इसको ध्यान रखेंगे। कुल 4 मूल स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। कौन कौन से? एक तो आपका अ हो गया, दूसरा छोटी ई हो गया, एक हो गया आपका छोटा ऊ और चौथा हो गया री। तो 4 मूल स्वरों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं आप सभी को पता होगा, 11 स्वर हैं। इसमें से 4 जो हो गए ये मूल स्वर हैं, बाकी बचे स्वर जो हैं ये हैं संधि स्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। तो इनमें से एकार्थी शब्द बताना है। एकार्थी शब्द है इनमें से गंगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एकार्थी शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता, तो ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। और देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार के शब्दों के अच्छे उदाहरण होते हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होते हैं वो एकार्थी शब्दों के अच्छे उदाहरण होते हैं, जैसे कि मनुष्यों के नाम, जैसे कि कमला हो गया, राधा, राम, मोहन। ऐसे ही नदियों के नाम गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नील। नगरों के नाम, दिनों के नाम, ये मोस्टली एकार्थी शब्द होते हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहा जाता है सरकारी पत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। तो देखिए देवनागरी लिपि अधिकांशतः क्या है? वर्णात्मक है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देवनागरी लिपि नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा की प्रमुख लिपि है, ये आपको याद रखना है। जो आपकी देवनागरी लिपि है ये नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा की प्रमुख लिपि है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं 9वीं शती के गुजराती राजा जयदत्त भट्ट के लेख में मिलता है। और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 के देवनागरी सुधार समिति का गठन किया। ये देवनागरी से रिलेटेड पॉइंट है, इसको भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। किसके? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो देवनागरी सुधार समिति का गठन किया इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। तो देखिए राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सभी हैं, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। तो देखिए समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी शैली है? इनमें से करेक्ट आंसर है आपका उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। तो देखिए इन वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये आपका है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इनमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञा। आज्ञा इसमें से तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर अंत्याक्षरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। तो देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।